जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हमारे सीरीज चल रही थी राजस्थान जी की, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर आने वाली सभी भर्तियाँ, चाहे वो CET 2022 हो, इसके अलावा चाहे LDC हो, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस की आने वाली भर्ती हो, सभी भर्तियों के अंदर समान रूप से ये उपयोगी हमारी सीरीज है, जिसके अंदर हम राजस्थान का संपूर्ण GK है वो कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता है, उससे संबंधित काल हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, बी में है 6000 ईस्वी पूर्व से 4500 ईस्वी पूर्व, और ऑप्शन नंबर सी में है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और डी में है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व। ये कालीबंगा सभ्यता है वो संबंध रखती है इस ईस्वी काल से। इतनी पुरानी कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के अंदर। तो कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती, या जिसको वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, जो विलुप्त प्राय नदी है, के किनारे बसी हुई एक राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1952 के अंदर इस सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी के अंदर की। यहाँ से उत्खनन में छोटे टीले से पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, यानी कि यहाँ पर जो छोटा टीला था जिसकी खुदाई से या उत्खनन से हड़प्पाकालीन पूर्व, यानी कि हड़प्पा काल से भी पूर्व की जो सभ्यता है 2400 ईस्वी पूर्व, तथा दूसरे टीले से हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, अगर हमारा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। 1952 में अमलानंद घोष ने। और कहाँ पर है ये? सरस्वती, प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे बसी हुई ये सभ्यता है, जो पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता 2400 ईस्वी पूर्व और उसके अलावा हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। औचित्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? यानी कि औचित्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए है चैतन्य संप्रदाय, बी में निम्बार्क संप्रदाय, सी में परनामी संप्रदाय, और डी में है लालदासी संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। स्वामी माधवाचार्य जो 12वीं सदी के अंदर थे, द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय को गौड़ स्वामी ने लोकप्रिय बनाया। यानी कि इस संप्रदाय को जो महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के अंदर किसका हाथ है? गौड़ स्वामी ने इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। इसी कारण इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए चैतन्य संप्रदाय को और कौन से संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय के रूप में भी ख्याति इस संप्रदाय को प्राप्त है। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर, अगर आपको पूछा जाए माधवाचार्य की यहाँ पर रचना कौन कौन सी है जो औचित्य भेदवाद का संबंध रखता है और चैतन्य संप्रदाय से संबंध रखते हैं, स्वामी माधवाचार्य, जिनकी रचना है पूर्ण प्रज्ञ। एक रचना है इनकी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और इसके अलावा द्वैतवाद नामक एक दर्शन है जिसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी माधवाचार्य ने, और इनका संबंध 12वीं सदी से है। चैतन्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और द्वैतवाद नामक दर्शन ये प्रतिपादित किया है स्वामी माधवाचार्य ने। इस संप्रदाय को औचित्य भेदवाद संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय को नया रूप देकर परिवर्तित करने का कार्य गोपांग महाप्रभु चैतन्य ने किया है। इसका नया जो चैतन्य संप्रदाय के रूप में परिवर्तित करने वाले कौन है? गोपांग। ये शुरू में क्या था? ब्रह्म संप्रदाय, जिसको चैतन्य संप्रदाय के अंदर इसको परिवर्तित किया गया और इसको गौड़ स्वामी ने लोकप्रिय बनाया, इसलिए इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा गया। लेकिन इसके बाद में गोपांग महाप्रभु चैतन्य इन्होंने इस संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय के रूप में मान्यता
दिलाई। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा जी महाराज जो राजस्थान के अंदर गौरक्षा के लिए पूज्य जाते हैं, गौरक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई। तो ऐसे वीर लोग देवता जिनकी वीरों के अंदर भी गिनती की जाती है, तो इनका जो विक्रम संवत तेजा दशमी है वो कौन से महीने के अंदर मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है। भाद्रपद, जिसे राजस्थानी भाषा के अंदर भादवा कहा जाता है। राजस्थान में तेजा दशमी का प्रमुख त्यौहार भाद्रपद शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को, शुक्ला का मतलब होता है जो हम बोलते हैं चांदना पखवाड़ा, ये शुक्ल पक्ष होता है। इस दिन जाट समुदाय के आराध्य लोक देवता तेजा जी की पूजा की जाती है। तेजा जी की स्मृति में ब्यावर के तेजा चौक में प्रतिवर्ष भादवा सुदी दशमी को विशाल मेला लगता है। तेजा जी का एक विशाल मेला जो पशु मेला लगता है, तेजा जी का पशु मेला सबसे बड़ा कहाँ लगता है? पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर के अंदर, पर्वतसर कहाँ है? नागौर के अंदर। यहाँ पशु मेला लगता है। इसके बाद में खरनाल के अंदर तेजा जी का मेला लगता है। और दूसरा मेला यहाँ कहाँ लगता है तेजा जी का? सुरसुरा के अंदर लगता है। और ब्यावर के अंदर जो तेजा चौक है, ब्यावर का जो तेजा चौक है, इस तेजा चौक के ऊपर भादवा सुदी दशमी को ये मेला लगता है तेजा जी का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य ये क्या कहलाता है? ग्रासिया जो जनजाति है, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को क्या कहते हैं? मांदल, गौर, मोरिया और लूर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मांदल। मांदल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया महिलाओं के द्वारा। और ये मांगलिक अवसरों के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है। अगर आपको पूछा जाए ये जो नृत्य है मांदल, ये किस अवसर पर किया जाता है, यानी कि मांगलिक से मांदल दोनों का माँ, अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, मांगलिक अवसरों के ऊपर, मांगलिक अवसरों के ऊपर ये मांदल नृत्य किया जाता है ग्रासीय महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं उनको प्रयोग में लिया जाता है? थाली और बांसुरी। कौन कौन से? थाली और बांसुरी। ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। और थाली और बांसुरी के साथ में इस नृत्य को किया जाता है। मांदल नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव है। अगर आपको पूछा जाए कि मांदल नृत्य के ऊपर किसका प्रभाव है, मांदल नृत्य के ऊपर प्रभाव है गरबे का। और गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उंदरिया पंथ है वो किन में प्रचलित है राजस्थान के अंदर? भीलों में, मीणाओं में, शहरिया और ग्रासियों में। तो भीलों के अंदर उंदरिया पंथ प्रचलित है। ये उंदरिया पंथ क्या होता है? भील जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपको पूछा जाए राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जो जनजाति है ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल शब्द का अपभ्रंश है। अगर आपको पूछा जाए कि जो भील शब्द है इसका ये कहाँ से निकला है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो द्रविड़ भाषा है। इस द्रविड़ भाषा के बिल शब्द का अपभ्रंश रूप है। बिल का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। जो बिल शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर कमान। यानी कि तीर कमान इस भील जाति का प्रमुख हथियार है, प्रमुख इनका औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, पोत हांकर सकरी, पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत कहाँ पहना जाता है, हांकर कहाँ पहना जाता है और सरी ये आभूषण हैं राजस्थान के अंदर पहने जाने वाले। और इन आभूषणों को कहाँ पर पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में और पैरों में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गले के अंदर। पोत हांकर सरी आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाता है। राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाले और कौन कौन से आभूषण हैं आप ध्यान रखना। जितने भी आभूषण इसमें आते जाएंगे मैं बताऊंगा, और उसके अलावा भी बाकी जो बचे हुए आभूषण हैं, और ये जितनी भी जब हम क्लासें लेंगे कला संस्कृति के अंदर तो उस समय हम आभूषण, गहने, नृत्य इनके अंदर और मैं आपको क्लियर करवाते जाऊंगा। आगे भी मैंने ये क्लासें ले रखी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
झालर, गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? झालर, जंतर, कंठी, हमेल, जंजीर, हार, कंठी, महामाला, ठुसी, मोहरन, चंपाकली, हालरो और मुंडली, हंसली, खुंगाली, पंचलड़ी, तिमणिया, तुलसी, मोहनमाला, चंद्रहार, हंसहार, पोत, मूठ, पातो, आठ, बजंठी, मादलिया, रामनवमी, हाकर, सरी, ये आभूषण है महिलाओं के द्वारा गले के अंदर पहने जाते हैं। ये सारे के सारे आभूषण हैं वो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं, महिलाओं के द्वारा। और कहाँ पर पहने जाते हैं? गले के अंदर पहने जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों द्वारा गले के अंदर पहने जाने वाले कौन कौन से आभूषण हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषणों के अंदर है कंठा, सांकरी, चौकी या फूल तथा ढाला। पुरुष है वो बहुत कम ही जो आभूषण है वो पहनते हैं। तो इनके अंदर पहने जाने वाले कंठा, सांकरी, चौकी और फूल तथा ढाला, ये जो 4 आभूषण है ये पुरुषों के द्वारा गले के अंदर पहने जाते हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 83, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? मारवाड़ी शैली को, अलवर शैली को, हाड़ौती शैली को और किशनगढ़ शैली को। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का पर्याय बन चुका प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी। बणी ठनी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये किशनगढ़ की शैली है, किशनगढ़ की शैली है, किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली के अंदर कौन सा चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बणी ठनी का जो चित्र है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की शैली बणी ठनी शैली की देन है। इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। किशनगढ़ की जो शैली है इसके अंदर जो बना हुआ चित्र है बणी ठनी, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा इसे कहा जाता है। इस शैली का चरमोत्कर्ष यानी कि स्वर्ण युग, यानी कि जहाँ पर ये शैली है वो चरम उत्कर्ष पे थी, यानी कि अपने चरम बिंदु पर ये शैली है वो पनप रही थी यहाँ के महाराजा सावंत सिंह के समय। किसके समय? महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह है उर्फ नागरीदास, इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता था, नागरीदास के नाम से भी इनको जाना जाता था। नागरीदास, सावंत सिंह उर्फ नागरीदास, इनके समय के अंदर ये जो शैली है वो चरमोत्कर्ष पर थी, अपने परम चरम बिंदु के ऊपर थी। और इस शैली को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो स्वर्गीय अरिक डिकिंस एवं फयाज अली को जाता है। किसको जाता है? स्वर्गीय एरिक डिकिंस और फयाज अली को। अगर आपको पूछा जाए किशनगढ़ की जो बनी ठनी शैली है इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? इसका स्वर्गीय एरिक डिकिंस और फयाज अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का जो बू गांव है वो सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी के खिलौनों के लिए। राजस्थान के नागौर जिले का बू गांव मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था। नागौर का हांकला स्थान और नागौर का दूसरा कौन सा स्थान? हांकला स्थान सूती मिश्रित कपड़े से निर्मित पतली एवं बहुरंगी दरियों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि नागौर का जो बू गांव है वो तो मिट्टी के खिलौनों के लिए, और इसके बाद में नागौर का जो हांकला गांव है, हांकला गांव है नागौर का, ये गांव सूती मिश्रित कपड़ा, इस सूती मिश्रित कपड़े की पतली और बहुरंगी मीन्स यानी कि बहुत रंगों वाली बहुरंगी दरियों के लिए प्रसिद्ध था। दरियों के लिए, किसके लिए? पतली और बहुरंगी दरियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राव जोधा और राजा नरसिंह। तो राइट आंसर होगा हमारा, बिल्कुल आप सभी जानते हैं,
राव जोधा, और उन्हीं के नाम पे ही जोधपुर नाम रखा गया। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1459 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने करवाया। ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जब हम दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको और क्लियर करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको नॉर्मल इसके बारे में जो भी जानकारी है वो बता देता हूँ। ये दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी, किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टोंक पहाड़ी, चिड़िया टोंक पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग स्थित है, मेहरानगढ़ का दुर्ग। और 1459 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। और इसकी जो आकृति है वो मयूराकृति होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का अगर आपको दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम होगा? मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़। क्या कहते हैं? मोर ध्वजगढ़। और ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो नींव है वो नींव देशनोक की माँ करणी के द्वारा इस दुर्ग की है जो नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? जब मृत्यु भोज, अगर किसी के मृत्यु उपरांत जो भोज रखा जाता है, जो भोज किया जाता है, उसके लिए राजस्थान में क्या नाम प्रसिद्ध है? किस नाम से जाना जाता है राजस्थान के अंदर? दापा, मौसर, हेलमो और बडार। तो ये सभी जानते हैं आप। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मौसर के नाम से। राजस्थान में मौसर मृत्यु की एक रस्म है। राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर ओसर कहते हैं, और इसे कई कई जगह पर क्या कहते हैं? नुक्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नुक्ता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर कहीं पे आए तो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर जिले में, फलोदी जोधपुर जिले में, सी रेवासा सीकर जिले में और रामगढ़ सीकर जिले में। तो राइट आंसर सभी जानते हैं आप, ये खाटू सीकर जिले के अंदर स्थित है। सीकर से कितना दूरी पर है? ये 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर खाटू श्याम जी जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, और यहाँ पर इनका कृष्ण का, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और श्याम जी के जो यहाँ पर क्या होती है? शीश की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शीश की पूजा होती है। मुखाकृतिक दाढ़ी से समन्वित है ये इनका जो मुख है, और इनकी यहाँ पर शीश है, इनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। बपंग एवं रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र हैं। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। ये गलत है बिल्कुल। ये फूंक वाद्य यंत्र है बांकिया और करना, लेकिन इनको मांगलिक अवसरों के ऊपर ही बजाया जाता है। यहाँ पर कथन सही नहीं है, उसी को हमें यहाँ पर छांटना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इनको मांगलिक अवसरों के ऊपर क्या किया जाता है? बजाया जाता है। इसके बाद में हम देखो यहाँ पर थोड़े से जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र, यानी कि जिनके द्वारा तार से बनाए गए होते हैं, ये तार जिनके अंदर होता है और इस तार के झनकार देकर ही बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनको तार, धागे या बाल से बने होते हैं। उसके बाद में सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं जिनको हवा द्वारा या फूंक मारकर इनको बजाए जाते हैं। और इसके बाद में अवनद वाद्य जो खाल के बने हुए होते हैं, जिनके ऊपर चोट पहुंचाकर इनसे नद उत्पन्न की जाती है। और इसके बाद में है गन वाद्य यंत्र जिनको धातु के बने हुए होते हैं और आपस में इनको टकराकर या किसी दूसरी धातु से इनके ऊपर चोट पहुंचाकर इनसे सुर निकाला जाता है, इनको बजाया जाता है। ये 4 प्रकार की श्रेणियां हैं वाद्य यंत्रों की। तो आपको नॉलेज में होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? यानी कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी?
बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगू का जो किसान आंदोलन है इसको बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई थी। अब इसके बारे में क्या है, वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बेंगू जो बेंगू ठिकाना था ये वर्तमान का चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। किसानों ने अपने जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया यहाँ पर, जिसका नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने। अगर आपको पूछा जाए बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने। और ये 2 वर्षों के संघर्ष के पश्चात बेंगू के तत्कालीन जो ठाकुर है अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ और इसे बोल्शेविक जो संज्ञा है दी गई। इसे क्या संज्ञा दी गई, बोल्शेविक की संज्ञा यहाँ पर दी गई। और इसका जो नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने, और इस समय तत्कालीन जो ठाकुर थे वो ठाकुर अनूप सिंह थे। और इन किसानों के और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में करों को लेकर ये समझौता हुआ था, जिसे बोल्शेविक की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, एकीकरण आप लोगों को पता है 1948 से लेकर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ। और इस समय जो मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ की वार्षिक आय है वो कितनी हुआ करती थी, 184 लाख रुपए, 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए और 26 लाख रुपए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 184 लाख रुपए इस समय अलवर जो मत्स्य संघ है इस मत्स्य संघ की वार्षिक आय हुआ करती थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली सहित 4 रियासत व चीप सिप नीमराना को मिलाकर 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन से जिला हुआ करते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और इसके अलावा 4 तो ये रियासत हो गई और चीप सिप एक नीमराना, इनको मिलाकर 17 मार्च 1948 को क्या किया गया था, मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और धौलपुर के जो महाराणा थे उदयभान सिंह, धौलपुर के महाराणा उदयभान सिंह को इस मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। और करौली के जो महाराजा थे गणेश पाल, इनको उप राज प्रमुख बनाया गया। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। धौलपुर के महाराणा उदयभान सिंह को तो राज प्रमुख, करौली के महाराजा गणेश पाल को उप राज प्रमुख और अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने एकीकरण के समय। तो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं हम इनको, प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम। कौन थे, शोभाराम। इसके बाद में मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या यहाँ पर 18.38 लाख तथा वार्षिक आय 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोडवाड़ी बोली किस क्षेत्र से संबंधित है। जो गोडवाड़ी बोली है ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर बोली जाती है, पाली जिले का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले, मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र से और कोटा संभाग से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाली जिले का दक्षिणी भाग जहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ी बोली पाली जिले के दक्षिण भाग, मुख्यतः बाली, देसूरी की नाल और बाली यहाँ पर है। ये गोडवाड़ी बोली का ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था। जो महंत प्यारेलाल है इनसे संबंध कौन नहीं था यहाँ पर, इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारट और सोमदत्त लहरी हत्याकांड से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल जालोरी, ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है। अब इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो देखें। केसरी सिंह बारट तथा विजय सिंह पतिक ने डॉक्टर गुरुदत्त लक्ष्मी नारायण, हीरालाल जालोरी आदि के साथ मिलकर 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया गया। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए वीर भारत सभा का गठन कब हुआ, वीर भारत सभा का गठन हुआ 1910 के अंदर, 1910 के अंदर। और किसने किया था, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, डॉक्टर गुरुदत्त लक्ष्मी नारायण और हीरालाल जालोरी, इन्होंने मिलकर वीर भारत सभा का गठन किया 1910 के अंदर। इसके लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। अगर कोई भी गठन होगा, कोई भी सभा अगर बनाई जाएगी तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है मनी
और धन की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, आगे कार्य को बढ़ाने के लिए। इसके लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, अतः योजना अनुसार जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल को कोटा लाया गया। जोधपुर के थे ये महंत प्यारेलाल, जो धनी सेठ थे, इनको कोटा लाया गया और 25 जून 1912 को हीरालाल जालोरी ने महंत की हत्या कर दी। और 25 जून 1912 को हीरालाल जालोरी हैं, इन्होंने क्या किया, महंत प्यारेलाल को कोटा लाया और यहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन धन नहीं मिला। इनको हत्या करने के बाद में भी इनसे धन है वो प्राप्त नहीं हुआ। केसरी सिंह बारट, हीरालाल जालोरी, रामकरण एवं सोमदत्त लेहरी को महंत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अंदर हीरालाल जालोरी ने महंत की हत्या की थी, लेकिन केसरी सिंह बारट, हीरालाल जालोरी और रामकरण और सोमदत्त लेहरी को महंत की हत्या का आरोपी मानकर इनको गिरफ्तार करके इनको कारावास की सजा है वो सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। मादलिया पहना जाता है। मादलिया एक आभूषण है और ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर और कलाई पर। तो मादलिया जो आभूषण है वो गले के अंदर पहना जाने वाला एक आभूषण है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है इस आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजरी तीज, जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है। राजस्थान के अंदर 2 तीज मनाई जाती है, कजरी तीज और एक तीज। तो जो कजरी तीज है ये बूंदी के अंदर मनाई जाती है और ये इसे सातोड़ी तीज भी बोलते हैं। ये कौन से महीने के अंदर मनाई जाती है, तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद या भादो के महीने के अंदर कजरी तीज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। बड़ी तीज या कजली तीज या कजरी तीज या सातोड़ी तीज, ये तीनों ही नाम से इसको पुकारा जाता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बूंदी जिले में इसका इस दिन मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जिला जिसमें भर्तरी मेला आयोजित होता है, वह कौन सा जिला है राजस्थान का जिसके अंदर भर्तरी का मेला आयोजित किया जाता है। जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलवर के अंदर भर्तरी का मेला भरता है। अलवर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर भर्तरी की तपस्या स्थली रहा है। ये स्थल है जो यहाँ पर वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को और अष्टमी को यहाँ पर मेला भरता है। अगर आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को भर्तरी का मेला भरता है अलवर के अंदर, जो अलवर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो तैराकी से, निशानेबाजी से, शूटिंग से और शतरंज से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से। जो मनु भाकर है इसका संबंध है शूटिंग प्रतियोगिता से है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पोडियम पर पहुंचने के बाद में चर्चा में है। उन्होंने व्यक्तिगत पिस्टल और सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। उनके योगदान ने भारत को चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में मदद की। ये आपको ध्यान रखना है, खेलों से अपडेट रहना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये जो सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है, नेचीफू सुरंग सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है, इसको बनाने का श्रेय है किससे जाता है, तो सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और जो बॉर्डर एरियाज की जितनी भी जो कनेक्टिविटी की जो रोडें हैं, पुल हैं, इनका निर्माण BRO के द्वारा किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू दरे के पास में 500 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण इसके द्वारा BRO के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर जाने वाले वाहनों के यात्रा समय में कटौती करना। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य वाहनों को लगने वाले समय को 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम करना है। यानी कि ये सुरंग बनने के बाद में जो कनेक्टिविटी का समय है वो 6 किलोमीटर और 20 मिनट तक कम हो जाएगा। यानी कि दूरी है वो तो 6 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय है वो 20 मिनट कम हो जाएगा इस सुरंग के निर्माण के बाद में। BRO के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत, ये प्रोजेक्ट अगर आपको पूछा जाए कि कौन से प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया गया है।
और नेचीपू सुरंग का निर्माण 5,600 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर किया जा रहा है? 5,600 फीट की ऊंचाई पर, और 500 मीटर ये लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से, निशानेबाजी से, टेनिस से, शतरंज से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज से। किससे? शतरंज से। और शतरंज से जुड़े हुए ये प्रज्ञानंद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और देश के युवा ग्रैंड मास्टरों में से एक हैं। क्या है? देश के ग्रैंड मास्टरों में से एक है। हाल ही में इन्होंने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर जीता है। इन्होंने क्या जीता है? अमेरिकी प्रतिद्वंदी क्रिस्टोफर यू के खिलाफ जीतकर जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर जीता है। ये आपको ध्यान रखना है प्रज्ञानंद ने, और ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। जो शतरंज के जो प्लेयर होते हैं इनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता लिमिटेड केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में तेल की खोज की है? वेदांता जो लिमिटेड है इसने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर गैस की खोज की? अलवर, बीकानेर, बाड़मेर और करौली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी के अंदर है बाड़मेर के अंदर केयर्न ऑयल ने वेदांता लिमिटेड केयर ने बाड़मेर के अंदर ये गैस है इसकी खोज की है। तो वेदांता लिमिटेड केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की। ये तेल केयर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्होंने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। ब्लॉक RJ ONHP 2017/1 बाड़मेर जिले के चौहटन में और गुड्डा मलानी तहसील में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर के चौहटन और गुड्डा मलानी जो तहसील हैं यहाँ पर ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चौहटन और गुड्डा मलानी के अंदर। ये ब्लॉक 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कवर करता है। कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और ये कंपनी के 41 ब्लॉकों में से एक था। ये कंपनी के कितने ब्लॉकों में से एक था? 41 ब्लॉक थे, उनमें से ये एक था, जिसे 2018 OALPI दौर की बोली में आवंटित किया गया था। यानी कि इसको 2018 के अंदर आवंटित किया गया था इस केयर्न इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आगे से कल से फिर नया टेस्ट पेपर हम शुरू करेंगे। किस देश ने अंतरिक्ष में हाल ही में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? यानी कि जो रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है अंतरिक्ष के अंदर। ये किसके द्वारा की गई है? भारत, नेपाल, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस डिफेंस सिस्टम की खोज की गई। ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। ये सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष से विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने एवं उनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। ये एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तो ये क्वेश्चन थे हमारी आज की सीरीज के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहेंगे ताकि हम डेली का एक 25-30 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर आ रहे हैं जो आपके आगामी आने वाली सभी भर्तियों के अंदर समान रूप से उपयोगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। तो बने रहिए BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन के साथ में। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर वो सभी प्रकार की नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और PDF है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।